नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज़ में हम चर्चा करेंगे अगले 10 क्वेश्चन की। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में 2022 के लिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉमिस किया, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्स, सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। अगर आप 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। सीरीज़ की पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, रिविजन कीजिए और जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उनको थॉरली सॉल्व कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ आपको स्क्रीन को पॉज करना, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने की कोशिश करना। देखिए, मॉडल आंसर्स या फिर आंसर्स तो इसके मिलेंगे ही आपको, इसके डिटेल्ड आंसर्स मिलेंगे, लेकिन आप खुद से भी कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी जो है चीज़ें याद होंगी, आपका रिवीजन भी थॉरो हो जाएगा। कोर्स के हाईलाइट आप जानते हैं, सारे स्टैटिक टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कवर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज को भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसके पीडीएफ्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से मिल जाएंगे। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 131 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। अटॉर्नी जनरल टर्म्स ऑफ ऑफिस इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नमेंट की एडवाइस पे। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर पढ़ा हो तो वहाँ पे प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ, और साथ ही साथ अटॉर्नी के बारे में लिखा हुआ। तो इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ठीक है तो पॉइंट नंबर 3 भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट या कोई भी अपॉइंटमेंट जब प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं तो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी होती है, तो ये भी ठीक है। लेकिन जब बात आती है ऑफिस फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस जो है, अगर आप आर्टिकल 76 को पढ़ेंगे तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहता है। बहुत सिंपल है, क्लियर है। तो 1 and 3 आर करेक्ट। देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टर्म, ठीक है, अभी हाल ही में किया है हमारे अटॉर्नी जनरल का 1 साल के लिए। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री के, 76 में इनके बारे में मेंशन है, विवरण है। और इनका जो ऑफिस है वो फिक्स नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टर्म नहीं लिखा हुआ। जब प्रेसिडेंट का मन करता है उनको हटा दिया जाता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में है। अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि कौन पर्सन होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, कि वो जज बनने लायक हो सुप्रीम कोर्ट का, सिटीजन हो भारत का, किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो 5 साल के लिए, एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। ऐसे पर्सन को हम अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकते हैं। सिंपल है। चलते हैं क्वेश्चन 132 की तरफ। बेसिक स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। देखिए, जब हमने केशवानंद भारती केस को पढ़ा था तो हमने ये देखा, वहाँ पे कोर्ट ने कोई भी एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की। कोर्ट ने ओवर द टाइम ये कहा कि अलग अलग चीज़ें जो है बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी, वो टाइम टू टाइम अलग अलग केसेस में हम बताते रहेंगे। जो भी ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो इनएलिनेबल है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उस सबको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया। सॉवरेनिटी भी उसी का एक पार्ट है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी है, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस भी है। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो लिस्ट की हम बात करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सुप्रीमेसी है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सेक्युलर कैरेक्टर है, इंटीग्रिटी, यूनिटी, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलते हैं 133 की तरफ। विद रिगार्ड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 55 में फ्रेज समझाता है कि वायलेशन क्या है। इम्पीचमेंट सिर्फ लोकसभा स्टार्ट कर सकती है। इम्पीचमेंट आपको याद होगा आर्टिकल 61। बहुत सिंपल है। देखिए, अगर हम बात करें लोकसभा ही कर सकती है तो ऐसा नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी इस प्रोसेस को शुरू कर सकता है। तो थर्ड राउंड हो जाने से अब आप एलिमिनेशन से इन 2 पॉइंट्स को पकड़िए। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है। वायलेशन क्या डेफिनेशन मेंशन है? कोई डेफिनेशन मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वायलेशन को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। और आर्टिकल 161 में कंप्लीट प्रोसीजर मेंशनड है। चलते हैं 134 की तरफ। विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करनी है। आर्टिकल 72 जो है वो पार्डनिंग पावर की बात करता है। वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जो पार्डनिंग पावर है वो 72 में है और 161 में गवर्नर के पास है। ये बात एकदम सही है। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी केस में, या वो डेथ सेंटेंस हो, पार्डन कर सकते हैं, पर गवर्नर सब केसेस में या फिर डेथ सेंटेंस में नहीं कर सकते। दोनों ही बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। अब देखिए, आप जब हम स्कोप की बात करते हैं तो कोर्ट मार्शल के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन 161 में ऐसी पावर गवर्नर के पास नहीं है। तो याद रखिएगा, कोर्ट मार्शल में गवर्नर पे कोई पावर नहीं है और डेथ सेंटेंस में गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है। ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट का ऑफिस हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री है, तो नंबर ऑफ पावर्स यहाँ पे ज़्यादा ही वेस्टेड होंगी।
चलते हैं 135 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसीबीसी की बात हो रही है। आपको बताना है 103वें अमेंडमेंट से एनसीबीसी लाया गया था। सही है या गलत है? चेयरपर्सन जो है एनसीबीसी के, वो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। कमीशन जो इन्वेस्टिगेशन करेगी, मॉनिटर करेगी, सेफगार्ड्स की बात करेगी, वेलफेयर की बात करेगी बैकवर्ड क्लासेस की। जैसे SC/ST कमीशन है, ऐसी एनसीबीसी लाया गया। अब क्या ये 103rd अमेंडमेंट से लाया गया था? आप याद करिए 103rd अमेंडमेंट किस लिए था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सही है। वैसे लाया गया था 102nd अमेंडमेंट से, 103rd से कुछ और लाया गया था, वो आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, तो बी है इसका करेक्ट आंसर। 102nd अमेंडमेंट 2018 में फाइनली इसको लाया गया, एनसीबीसी को स्टैब्लिश किया गया। एनसीबीसी के लिए 338B जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, और इससे इसके ऐड होने से एक कमीशन बन गई जिसने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए मैटर्स की सुनवाई करनी शुरू की, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, और सरकार को वेलफेयरिस्ट जो भी वेलफेयर सरकार को करना है ओबीसीज का, उसके लिए समय समय पर रिकमेंडेशन देती रहती है। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आपको ये बताना है 103rd अमेंडमेंट एग्जैक्टली किस लिए आया, तो बहुत सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। शेड्यूल 8, इसमें कोई बहुत चर्चा की बात जरूरत नहीं है। रिसेंटली न्यूज़ में भी था 22 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह सरकार यूज़ कर सकती है। भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है वो 343 में मैंशनड है ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। With regard to question hour, consider the following statements. This is the last hour of a sitting of either house of the parliament. Question hour आखिरी होता है. During this, MPs ask question to minister and hold them accountable for their ministries. क्या क्वेश्चन आवर लास्ट होता है? अभी आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन आवर पहला होता है, लास्ट होता है। तो बहुत सिंपल, अगर आपको ये पता है कि अगर ये पहला होता है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और अगर आपको नहीं पता है क्या है तो इसका आंसर बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे बी है, क्योंकि ये जो होता है पहला आवर होता है, ठीक है। 1952 में इसको रूल्स के साथ शुरू किया गया। एक इसके जो रूल्स हैं वो लोकसभा रूल्स, राज्यसभा रूल्स में मेंशन है। अभी क्योंकि क्वेश्चन आवर सस्पेंडेड चल रहा था कोविड के टाइम में, अब जब रीइंस्टेट होगा तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के पास भी ऐसे प्रोविजंस हैं, लोकसभा के पास भी प्रोविजंस हैं। क्वेश्चन पूछने की पूरी टेक्निक है, प्रिस्क्राइब्ड मैनर है। 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। चेयरमैन स्पीकर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं उस नोटिस के टाइम को, ठीक है। चलते हैं 138 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये आपको बताने परमानेंट नेचर की होती हैं और हर साल बनती हैं। डिटेल स्क्रूटनी करती हैं, सरकार की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती हैं, और पार्लियामेंट इनकी रिकमेंडेशन से बाउंड नहीं होता। कौन सा इसमें से करेक्ट है? देखिए, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो ज़रूरी मुद्दों पे साल भर रहती हैं, वही होती हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। और ये सारे करेक्ट हैं क्योंकि सरकार को अकाउंटेबल भी होल्ड करती हैं। हर साल इसकी मेंबरशिप चेंज होती है, और ये परमानेंट इन नेचर होती है, इन्हें कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये डेमोक्रेसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप कहें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। पार्लियामेंट को, सरकार को अकाउंटेबल रखने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सरकार को जो भी रिकमेंडेशन देती है वो सरकार उसके लिए बाध्य नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी तरह की होती हैं एडहॉक कमिटीज़, जो समय समय पे केस टू केस बेसिस पे, बिल टू बिल बेसिस पे बनाई जाती हैं और उनको बाद में ख़त्म कर दिया जाता है। इनको अथॉरिटी 105 से मिलती है, 118 से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। रिकमेंडेशन के लिए पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको डिफाइन किया गया है आरपीए 1951 में। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कोई भी एमपी एमएलए अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर रखता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। देन उसके बाद आगे देखेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लॉ जो है सिंपली एनफोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। देखिए 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो मिसिंग है, कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। तो याद रखिएगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कोई भी सरकार का मंत्री, कोई भी मेंबर ऑफ कोई भी सरकार का मंत्री अगर है वो इस तरह के ऑफिस को भी होल्ड करता है। भाई एक तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, एक तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें से कुछ है, और साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने किसी और पब्लिक में, मतलब सरकार में सेंट्रल और गवर्नमेंट ऑफिस को भी वो होल्ड कर रहा है जहां से उसको कोई इनकम हो रही है। तो आइडिया ये है कि वो अपने इस पर्टिकुलर पोस्ट से इस ऑफिस को विशिएट ना करे और इस ऑफिस से इस लॉ मेकिंग प्रोसेस को विशिएट ना करे। ये सेपरेशन ऑफ पावर पे डिपेंडेंट है। इसमें प्रद्युत बारदोली फेमस केस भी आया था 2001 में, जिसमें इसके कुछ ब्रॉड प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए थे, ठीक है। इसमें फेमस जया बच्चन केस भी है, प्रद्युत बारदोली केस भी है, सोनिया गांधी केस भी है। ये सारे केसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हैं।
कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शंस टू राज्यसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल है, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। देखिए, हम यहाँ पे बात करें रिप्रेजेंटेशन की राज्यसभा में, तो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है। ठीक है, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। तीसरा पॉइंट जो है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये नहीं लिया है। हम जब इसको बेसिकली हम काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जब इसको इलेक्शन हम इसका देखते हैं, तो ये हमने अपने हिसाब से डिसाइड किया था ओवर द टाइम किस तरह से आपने इलेक्शन करने हैं। ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के, अपने 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया था। आज अगर तुम क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल फंडा है। ठीक है, 250 सीट्स होती हैं, किस तरह डिवीजन है, बाइफर्केशन, आप सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, करते रहिए क्वेश्चन सॉल्व। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।